आज का विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर बृजमोहन जी सैनी है हमारे साथ आज। वो उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्र के उत्थान में क्या भूमिका रही है 1925 से। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुरुआत हुआ था और वहां से उनकी क्या भूमिका रही राष्ट्र के उत्थान में 47 से पहले और 47 के बाद, इसके बारे में बृजमोहन जी सैनी आज हमारे सारे जो लोग हैं शामिल आज हैं वो इसके बारे में बताएंगे। मैं मनीष जी अग्रवाल को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बृजमोहन जी सैनी के बारे में उनको इंट्रोड्यूस करें सबको, और उसके बाद फिर बृजमोहन सैनी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना व्याख्यान चालू करें। वंदे मातरम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बना चुका है, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बैकग्राउंड के कारण आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक घर घर के अंदर एक नाम है जो सब कुछ सबके मन में जिज्ञासा भी पैदा करता है और जो इससे वाकिफ है उनको गर्व भी महसूस कराता है। तो आज हमारे बीच में खुशी की बात है कि इन सब बच्चों के बीच में आज हमारे बीच में भी एक गुरु अपने पास उपस्थित हैं, जिनका बहुत लंबा समय रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ काम करने में, और उन्होंने बाल काल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चालू किया और अपने कर्म के साथ में जब वो इतिहास के एक लेक्चरर थे सीकर में श्री कल्याण कॉलेज के अंदर, वहां से एक व्याख्याता के रूप में उन्होंने रिटायरमेंट पाया है और रिटायरमेंट के बाद वापस वो जो संघ कार्य के अंदर अपने आप को वापस उन्होंने संघ के सब विभिन्न कार्यों के अंदर पूरा इस काम के अंदर लग गए हैं। और वर्तमान में संघ आरएसएस के जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से अलग अलग जो जिम्मेदारियां बनती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी के बाद में क्षेत्र स्तर की जिम्मेदारी और उसके बाद प्रांत स्तर की जिम्मेदारी और उसके बाद विभाग स्तर और जिला स्तर पर जब आते हैं तो उनके पास वर्तमान में प्रांत जो राजस्थान पूरा क्षेत्र है उसके अंदर 3 प्रांत आते हैं। तो उसमें से जयपुर, जोधपुर और चित्तौड़ प्रांत 3 आते हैं। तो उसमें से जयपुर प्रांत के अंदर प्रौढ़ कारवा के रूप में, प्रौढ़ प्रमुख के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। और प्रौढ़ कारवा का जो काम होता है कि जो 60 साल से ऊपर के जो कार्यकर्ता जो रहते हैं या समाज में जो प्रौढ़ व्यक्ति जो होते हैं उनके अंदर संघ कार्य को लेके जाना और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। तो मैं बृजमोहन जी सैनी जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि उनके व्याख्यान से आज वो जो प्रकाश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्थान की फाउंडेशन से लेके उसके डेवलपमेंट से लेके आज के परिप्रेक्ष्य में जो प्रामाणिकता है और उसके काम को आज हम किस प्रकार से हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ के इस राष्ट्रीय उत्थान के लिए काम कर सकते हैं, उसके ऊपर वो प्रकाश डालेंगे। मैं माननीय डॉक्टर बृजमोहन जी सैनी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान इसमें शुरू करें। धन्यवाद। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी छोटे बड़े बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। आज का व्याख्यान का विषय है आरएसएस यानी संघ यानी शाखा, आरएसएस का भारत निर्माण में योगदान। जब हम भारत के निर्माण की बात करते हैं तो एक स्पष्ट कल्पना हमारे मन में होनी चाहिए कि आरएसएस ने भारत को स्वतंत्र कराने में कितना योगदान दिया, स्वतंत्रता के पश्चात क्या सहयोग किया और वर्तमान में जो संघ काम कर रहा है उससे देश निर्माण कैसे हो सकता है। और कुछ संघ के संदर्भ में कुछ लोग विचार करते हैं कि ये क्या करता है। इस भूमिका के साथ हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, आरएसएस पर विचार करें, चिंतन करें, ध्यान करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना
27 सितंबर 1925 को नागपुर में और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह विजयदशमी का दिन था। उस दिन डॉक्टर हेडगेवार ने अपने अच्छे अच्छे सुसंस्कारित मित्रों को साथ में लिया। लगभग 17 मित्र थे। उनको मिलाकर संघ की स्थापना की और कहा कि हम सब मिलकर आरएसएस की स्थापना कर रहे हैं। यहां हम सब मिलने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से हुई। आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपूर्ण निर्णय सामूहिक होते हैं, प्रजातांत्रिक ढंग से होते हैं। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझने के लिए और इसके भारत निर्माण में योगदान के लिए हम विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जब हम ये बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्या योगदान दिया, क्योंकि जब कोई देश परतंत्र होगा तो उसका निर्माण कुछ हो नहीं सकता, निर्माण के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। इसलिए पहले देश को स्वतंत्र कराने के लिए विचार करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रारंभिक प्रतिज्ञा में यह वचन कहा गया था, सब लोगों ने मिलकर यह दृढ़ संकल्प किया था कि हम अपने हिंदू राष्ट्र को यानी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य बने हैं। बाद में हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति का विषय इसमें जोड़ दिया और क्योंकि स्वतंत्र हो गया, इसके बाद में देश केवल देख नहीं सकता वरन अपने देश का विकास करने के लिए, अपने देश को विकसित करने के लिए निर्माण की बात भी सोची जाती है। जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के जीवन की कुछ घटनाओं पर ध्यान करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार बचपन से ही बहुत देशभक्त थे। जब बच्चा 9 वर्ष का होता है उस समय की एक घटना है। डॉक्टर हेडगेवार जिन्हें बचपन में केशव कहते थे, वे केशव जन्मजात देशभक्त थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था। रानी विक्टोरिया के शासन के 60 वर्ष पूरे हो रहे थे। उस संदर्भ में मिठाई बांटी गई, लेकिन केशव ने वह मिठाई खाई नहीं वरन घर लाकर कूड़ेदान में डाल दी और कहा कि जिन्होंने हमें परतंत्र कर रखा है ऐसी महारानी की खुशी की मिठाई मैं नहीं खाऊंगा। कहते हैं पूत के पग पालने दिखाई देते हैं। ऐसा केशव आगे जाकर और कितना देशभक्त बनता है, इसके अन्य उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं। 14 वर्ष की आयु में यानी 1904 ईस्वी में ही और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से केशव ने डॉक्टर मुंजे, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, उनका सहयोग लेकर बम बनाने का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। डॉक्टर केशव ने 15 वर्ष की उम्र में और क्रांतिकारियों से संपर्क कर लिया था, क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने लगे थे। उनका क्रांतिकारी नाम कोकीन था। वह शस्त्रों का नाम भी रखते थे। पिस्तौल का नाम एनाटॉमी रखते थे। किसी से पिस्तौल लेनी हो, भेजनी हो तो एनाटॉमी भेज रहे हैं, एनाटॉमी ला रहे हैं, इस प्रकार का संकेत उधर करते थे। हम सब जानते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। उस प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के साथ ही और डॉक्टर हेडगेवार एक तरह से 1857 जैसी क्रांति के लिए विचार करते थे। वे अंग्रेजों द्वारा लाई जा रही शस्त्रों की पेटियां उतारने का कार्य भी करते थे। एक बार नागपुर में ट्रेन द्वारा शस्त्रों की पेटियां आ रही थी, उनको अन्य क्रांतिकारियों के साथ लेकर और अंग्रेजों की शस्त्रों की पेटियां उतारी और अपने क्रांतिकारी बंधुओं तक सप्लाई करी। और हम सब जानते हैं कि जिन लाला लाजपत राय को सैंडर्स ने और अन्य एक सैनिक अंग्रेज अधिकारी ने और लाठियों से मारा था,
उन सैंडर्स को गोली मारने का काम और राजगुरु ने किया था। राजगुरु और सरदार भगत सिंह इन्होंने और अन्य अधिकारियों का भी उसी समय खात्मा किया था। तो ये राजगुरु जिन्होंने सैंडर्स को गोली मारी थी, यह भी डॉक्टर हेडगेवार के घर पर 4-5 दिन कलकत्ता होते हुए निवास किया था। हम सब जानते हैं कि 1928 में साइमन कमीशन और था, यह भारत के लिए ठीक नहीं था, तो इसका विरोध करने के लिए और मध्य भारत डॉक्टर केशव पर डाली गई और हम जानते हैं कि उन डॉक्टर केशव ने और मध्य भारत में पूरा जगह आंदोलन किया और साइमन कमीशन का विरोध किया। प्रारंभ में डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता थे। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का तय किया था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उस समय हो चुकी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में उन्होंने और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता मनाने के लिए कई कार्यक्रम किए और प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का साथ देने के लिए शाखाओं पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। उस जंगल सत्याग्रह में डॉक्टर हेडगेवार अन्य स्वयंसेवकों के साथ और भाग लेते थे और जेल भी गए। जेल से जब वापस आए तो उनके स्वागत के लिए उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता, बड़े बड़े लीडर भी और वहां मौजूद थे। संघ के चौथे सरसंघ चालक श्री गुरुजी और बहुत महत्वपूर्ण और रहे अच्छे व्यक्तित्व वाले डॉक्टर ठेंगड़ी जी ने भी और स्वतंत्रता संग्राम में बहुत योगदान दिया। आगे चलकर हम देखते हैं कि 5 जून 1947 को हैदराबाद के निजाम ने और हैदराबाद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। उस समय न केवल स्वतंत्र राज्य घोषित किया निजाम ने, वरन और हिंदू जनता पर बहुत अत्याचार किए। उस समय वहां के सरसंघ चालक, एक बरार क्षेत्र के सरसंघ चालक और बापू साहब सोहनी, उन्होंने अन्य स्वयंसेवकों के साथ हिंदू लोगों की रक्षा की। उन्हें सही समय में सही जगह पहुंचाया गया और तरह तरह से उनके स्वास्थ्य की रक्षा की। परिणाम स्वरूप वहां कुछ समय पश्चात 14 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद को स्वतंत्र कराया। और भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि दादरा नगर हवेली और गोवा यह पुर्तगालियों के हाथ में थी। वहां पर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने उस और पुर्तगाली और शासन पर आक्रमण करके वहां के 174 सैनिकों को आत्मसमर्पण करा के और भारतीय सेना के माध्यम से 1961 में गोवा को पूर्णतः स्वतंत्र कराया। यही नहीं, कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के लिए भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक श्री गुरुजी वहां के राजा, कश्मीर के राजा हरि सिंह के पास गए और उसको समझाकर भारत और राष्ट्र में, भारत देश में कश्मीर को मिलाने का एक महनीय कार्य किया। तो और यही नहीं, जब जब भी देश और समाज को जरूरत पड़ती है, कोई भी और समस्या खड़ी होती है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक पहली पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। वर्तमान में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा चल रही है, वह शाखा वास्तव में भारत निर्माण का कैसे काम करती है, वह भारत निर्माण के काम में किस प्रकार योगदान देती है, इस विषय पर भी संक्षेप में हमें विचार करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा का मुख्य उद्देश्य भारत माता की सेवा करना है। हिंदू समाज को संगठित कर भारत माता को परम वैभव पर यानी सर्वाधिक उन्नति पर पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में होता है। और ये जानकर हमें बड़ा हर्ष होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम सारे विश्व में सबसे बड़ा है। बीबीसी लंदन के एक समाचार इकाई ने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संसार की सबसे बड़ी और स्वयंसेवी संस्था है। इसमें जो लोग पैदा होते हैं या जिन लोगों का निर्माण होता है, वे बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं
और वर्तमान में यदि हम देखें तो केंद्रीय सरकार के अधिकांश मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, स्वयं राष्ट्रपति, ये भी संघ के स्वयंसेवक रहे हुए हैं। यानी बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है। लाखों लाखों कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निर्मित होकर देश और समाज की सेवा के लिए आगे आते हैं। और ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक अभूतपूर्व संस्था है। हम अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने को अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं, हम अपने को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाना चाहिए। अब ये कैसे होता है, इस विषय पर थोड़ा सा ध्यान हमें करना चाहिए। व्यक्ति में सुधार करने के लिए और नित्य संस्कारों की आवश्यकता होती है। नित्य संस्कार अच्छी संगत में हो तो नित्य संस्कारों के माध्यम से दोषों को दूर किया जाना बड़ा संभव है। रोजाना यदि हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम अच्छे बन सकते हैं। जैसा कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी अभ्यास मनुष्य को निपुण बनाते हैं। और मारवाड़ी भाषा में भी एक कहावत कही गई है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बढ़त पड़त निशान। नित्य शाखा में जाने से एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। व्यायाम करने से मन एकाग्र होता है। और हमारे छोटे छोटे विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम अच्छे वातावरण में शारीरिक करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा मन एकाग्र होता है, बुद्धि लगती है पढ़ने में। और मन एकाग्र होकर जब बुद्धि को पढ़ने में लगाते हैं तो हम प्रतिभाशाली मेधावी छात्र निश्चित रूप से बनते हैं। और जो मेरे और प्रौढ़ लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, व्यवसायी है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यायाम करने से मन एकाग्र होता है और मन एकाग्र होने से परमात्मा तक हम जा सकते हैं। यानी मन एकाग्र करके हम कोई भी ध्यान करें, योग करें, तो भगवान की प्राप्ति तक भी यहाँ और प्रयास हो सकता है। हम सब जानते हैं कि संघ की शाखा में जो भी लोग होते हैं वो बहुत आत्मीय लोग होते हैं, अपने होते हैं, चाहने वाले होते हैं। संघ की शाखा में छोटे बच्चों को आप कहकर बोलते हैं। छोटा बच्चा यदि 15 वर्ष का भी है तो उसको महेश जी, दिनेश जी, रमेश जी इस प्रकार कहते हैं। और बड़ी उम्र का व्यक्ति कितना ही बड़ा हो उसको बड़े आदर से छोटे स्वयंसेवक बोलते हैं, छोटे बालक बोलते हैं, भाई साहब नमस्ते, भाई साहब प्रणाम। इस प्रकार कोई संकोच कोई किसी बात को पूछने के में नहीं करते हैं। इस प्रकार मन की एकाग्रता करते हुए हम और शारीरिक करते हुए अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। संघ की शाखा में एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है, हम सब ने देखा होगा, पथ संचलन, रूट मार्च जिसको कहते हैं। इस पथ संचलन को करने से अपने आप में अनुशासन आता है। अनुशासित होने पर सामूहिकता निर्माण होती है और सामूहिकता निर्माण होने पर संगठन बनता है। यानी संघ की शाखा में जो पथ संचलन होता है उससे संगठन निर्माण होता है। तो संघ को, आरएसएस को एक संगठन शास्त्र भी कह सकते हैं। किसी भी देश और समाज के निर्माण के लिए, किसी भी और देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए एक संगठित शक्ति अत्यंत आवश्यक होती है। वह वास्तव में शाखा में निर्माण होती है। यही नहीं वरन जीवन का लक्ष्य, संक्षेप में कह सकते हैं कि अपनी समृद्धि, अपनी सुख शांति के लिए व्यवस्था करके और देश और समाज की सेवा में आगे बढ़कर हम और मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनाते हैं, तब वास्तव में जीवन का लक्ष्य हमें समझ में आता है। अंतिम बिंदु, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वास्तव में क्या कर रहा है, कितने काम कर रहा है, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम सब जानते हैं कि भारत माता की सेवा करता है। जैसे महर्षि अरविंद अपने पूजा कक्ष में भारत माता की तस्वीर रखते थे और उस भारत माता की सेवा को इस भाव से करते थे कि मैं किस प्रकार सेवा कर सकता हूं, मुझे सेवा करने के लिए क्या क्या काम करने पड़ते हैं। और स्वामी विवेकानंद भी कहते थे
कि मुझे 100 लोग अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान मिल जाएं तो मैं भारत माता की तस्वीर अच्छी बना सकता हूं। और सौभाग्य की बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में व्यक्ति निर्माण होता है। हजारों लाखों लोग संघ की शाखा में निर्मित होकर देश और समाज की सेवा करते हैं। हम सब जानते होंगे और हमें जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं भारतवर्ष में 50,000 जगह लगती हैं, चाहे वो सायं शाखा हो, चाहे प्रभात शाखा हो, चाहे रात्रि शाखा हो। इस प्रकार लगभग 60 लाख लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नित्य जुड़ते हैं। ये सब लोग मिलकर माँ भारती को आगे बढ़ाने के लिए भारत निर्माण अर्थात भारत को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। यही नहीं, 80 देशों में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का काम चलता है, वह विभिन्न नामों से चलता है। यहाँ और भारतवर्ष में एक सेवा भारती संस्था ऐसी है जो विभिन्न संस्कार केंद्र चलाती है, विभिन्न सेवा केंद्र चलाती है, वह विभिन्न शिक्षण केंद्र चलाती है और भारत के लोगों की सेवा करती है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा की कई संस्थाएं ऐसी हैं जो सेवा का कार्य करती हैं। हम छोटे बच्चों को और बता सकते हैं, उनको भी पता होगा कि भारत में शिशु मंदिर चलते हैं, आदर्श विद्या मंदिर चलते हैं। उस आदर्श विद्या मंदिर में छोटे छोटे बालकों को अच्छे संस्कार देने का प्रबंध रहता है और प्रबंध ही नहीं वरन उन्हें इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं जिनके आधार पर वे माँ भारती के अच्छे सपूत बन सकते हैं। वास्तव में आज सरकारी शिक्षा संस्थान के बाद में सबसे बड़ी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था विद्या भारती है, आदर्श विद्या मंदिरों में जिनका काम होता है। यही नहीं, और मजदूरों के क्षेत्र में मजदूर संगठन, किसानों के क्षेत्र में किसान संघ आज भारतवर्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है। राजनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग देशभक्ति का काम करते हैं वे सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निश्रित है, उसकी शाखा से निश्रित है। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उल्लेख इस बारे में करना कोई और गलत बात नहीं है। वे और संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, अभी भी संघ के प्रचारक है। उन्होंने देश को इस ऊंचाई पर पहुंचाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से ही किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में निर्मित होने वाले स्वयंसेवकों ने भली भांति किया है। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से जो भी काम हुए हैं उसमें संघ के संस्कारों की अत्यंत महती आवश्यकता होती है। हमको पता होना चाहिए कि धारा 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण करना और विभिन्न सेवा कार्य करना, ये सब किस इच्छा शक्ति के साथ होता है? जिस इच्छा शक्ति की प्रेरणा और नरेंद्र मोदी जी को संघ की शाखा से मिली उसी प्रेरणा से वे और काम करते हैं। यही नहीं वरन संगठित होकर जो भी काम किया जाता है उससे देश और समाज आगे बढ़ता है। और एक बहुत बड़ा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में होता है समरसता यानी समानता लाने के लिए, देश को एकजुट रखना, एक सूत्र में पिरोए रखने के लिए संघ की शाखा में अनेक संस्कार दिया जाता है। संघ की शाखा में ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत इसका कोई स्थान नहीं है, सब बराबर होते हैं। कहा जाता है कि राजा भोज गांगल्यो तेली, बैठो एक कतार में, उभो एक कतार में। इस प्रकार सब बराबर समानता का व्यवहार वहां पर होता है। संघ में यह संस्कार दिया जाता है कि हम सब भारतीय, हम सब हिंदू और सगे भाई हैं, भारत माता के पुत्र हैं। भारत माता के जब पुत्र कहा जाता है तो बच्चों को भी भारत माता को प्रणाम करने की शिक्षा दी जाती है कि सुबह उठकर धरती माता को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इस पर हम थोड़ी देर में पैर रखने वाले हैं, इसलिए पहले हम धरती माता को प्रणाम करें। इस प्रकार अंत में मैं यही कहूंगा कि हम सब संघ की शाखा से जुड़े। बाहर देखने से, बाहर खड़े रहकर और दृश्य देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, वरन संघ से और
बिल्कुल सक्रिय तालमेल बैठाकर संघ के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से अपना देश और आगे बढ़ेगा, भारत विकसित होगा और माँ भारती फिर से सोने की चिड़िया जगत गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। अंत में मैं यह कहकर आपको जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करता हूं, आपको प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करता हूं कि हम आज संकल्प लें और यह विचार करें कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने आज हमारे साथ समय निकाल के बच्चों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बातचीत करी, उनके बारे में बताया। मैं 2-4 बात थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं प्रश्नोत्तरी के पहले, उसके बाद अपने प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सब लोग सुनना चाहेंगे, आप इसके ऊपर गौर करें। जिस समय ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, तो आज भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि आरएसएस ने देश की आजादी के लिए क्या किया, और वो ये प्रश्न सीधा पूछते हैं, बोले जेल कौन गया? नेहरू, गांधी वगैरह, पटेल तो सब जेल गए, आरएसएस में कौन जेल में गया? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जेल में कौन गया, इंपॉर्टेंट ये है कि सब कुछ करके किसने भारत के उत्थान में पार्टिसिपेशन किया, उसमें सहयोग दिया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जगह जगह जाके हेडगेवर जी के टाइम पे भी और उसके बाद गुरु गोलवलकर जी के भी समय पे, उस समय हमारा देश आजाद नहीं था, और जब आजाद नहीं था तो लोगों में गुलामी की भावना बैठी हुई थी कि हम तो ये अंग्रेजों के गुलाम हैं। बहुत कम लोग, कांग्रेस की वजह से, गांधी जी की वजह से बहुत चेतना भी हुई थी, परंतु फिर भी लोगों के मन में एक गुलामी की भावना थी। तो हेडगेवर जी ने और उसके बाद गुरु गोलवलकर जी ने जगह जगह जाके पूरे भारतवर्ष में घूम के लोगों में ये चेतना जमाई कि हमारी भारत माता है, और हमारी भारत माता का सम्मान ये अंग्रेज नहीं करते हैं, हमको हमारी भारत माता का सम्मान करना चाहिए। और वो जो धीरे धीरे, और ये सारी जो चेतना जगी, वो जैसे ब्रिजमोहन जी ने बताया, शाखा, लोगों को शाखाओं में बुला के वहां पे उनको अवेयर किया जाता था कि ये हमारी राष्ट्र की चेतना है, ये हमारी भारत माता है। राष्ट्र के हित में हम लोग गीत गाया करते थे, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक गीत, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप लोग ये गीत सुनो, कभी मौका लगा के सुनो इसको, रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये गीत सुन के। तुरंत एक अपने मन के अंदर एक गौरव की भावना आती है अपने देश के प्रति, और ये जो भावना जो जगाई थी, ये हमारे देश के उत्थान के लिए, हमारी आजादी के लिए उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थी। दूसरी चीज, जब हेडगेवर जी ने गोलवलकर जी को सारा सौंप दिया और उनकी बाद में बीमार पड़ गए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई, गोलवलकर जी 15 अगस्त के कुछ दिन पहले मालूम हो गया कि अब ये हिस्से पाकिस्तान में जाएंगे। सबको मालूम है कि भारत का विभाजन हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना। एक अंदाज हो गया था कि कौन कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा, चाहे पश्चिमी पाकिस्तान हो चाहे पूर्वी पाकिस्तान हो। तो गोलवलकर जी अपने लोगों को लेके उन हिस्सों में गए, कराची से आगे लाहौर की तरफ आए। उस समय वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जितने हिंदू थे, सिख थे, वो सबको छोड़ के उनको भारत आना था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, वहां पे कार्यकर्ता थे, वो वापस भारत नहीं आ रहे थे। उनका काम था कैसे कैसे हम इन लोगों को असिस्ट करें, उनको मदद करें कि वो वहां से ठीक ठाक सुरक्षित भारत में आ जाएं। और उसमें कई संघ के कार्यकर्ताओं ने बलिदान भी दिया, परंतु वो डटे रहे। जब तक सारे लोग, हिंदू सिख, जब तक भारत पहुंच नहीं जाएंगे, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, उनको मदद करते रहेंगे। दूसरी चीज, सबको मालूम है कश्मीर की कहानी।
कश्मीर में पाकिस्तानियों ने 1947-48 में अटैक कर दिया था। वहां पे जितने संघ के लोग थे, उन लोगों ने गांव वासियों को मदद करी कि कैसे वहां से छुप के निकल के और कश्मीर के अंदरूनी हिस्से में आना चाहिए। अगर वो नहीं होता तो बहुत सारे कश्मीरी, चाहे मुसलमान थे चाहे हिंदू सिख थे, सारे के सारे मारे जाते। ये बहुत बड़ा योगदान था। ये योगदान कोई भूलना नहीं चाहिए। कश्मीरियों को, जो पुराने कश्मीरी होंगे, जो आज बूढ़े होंगे, उनको मालूम होगा, उनको याद होगा, परंतु जो आज के बेचारे लोग हैं उनको कभी किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए उनको कभी इसके बारे में मालूम ही नहीं, याद ही नहीं। वही चीज हम लोगों की इच्छा थी। आज के जो हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको आरएसएस के बारे में योगदान मालूम ही नहीं है। आज कहीं पे भी भारत के अंदर यदि कोई कैलेमिटी आ जाती है तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। कोई भी कैलेमिटी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, जैसे कोस्टल एरिया के अंदर हमारी सुनामी आ जाती है, या कहीं पे कोई अर्थक्वेक आ जाए, वहां पे बड़ी सारी डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहां पे सारे पहुंच जाते हैं। कहीं पे फ्लड्स आ जाएं, मेरे को याद है बाड़मेर में जितने भी राजस्थान के लोग यहाँ पे शामिल हैं, उन लोगों को याद होगा करीब कुछ वर्ष पहले बाड़मेर में इतना बड़ा फ्लड्स आ गए थे, बाढ़ आ गई थी बुरी तरह से। सबसे पहले वहां कौन पहुंचा? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग। वहां पे जाके उन्होंने सेवा कार्य किया। उनको कुछ नहीं चाहिए, सेवा कार्य करने का उनको मौका मिलना चाहिए। ये है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्ट्रेंथ, और ये है उनकी सेवा भावना, और ये है उनकी भारत के प्रति गौरव और भारत के प्रति जागृति। उसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस सरकार ने उन लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा। वो चाहते थे कि ये बंद हो जाए। गुरु गोलवलकर जी को तो उन्होंने जेल में डाल दिया जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मार दिया। ये सब कहानी मैं आपको गांधी जी के एपिसोड में सुना चुका हूं, जब नेहरू जी का एपिसोड सुनाया था उसमें भी सुना चुका हूं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये भूमिका रही है हमारे भारत देश के उत्थान में। और जब हम वहां से आजाद हो गए, आजाद होने के बाद हमारी भूमिका ये हो गई, यंग लोगों के माइंड को कैसे ट्रेन करें कि उनके मन में भारत के प्रति गौरव की सोच रहे। बहुत कुछ तो बृजमोहन जी ने बताया। तो कई जगह शाखा लगी हुई है, शाखा के अंदर खेल खिलाए जाते हैं। शाखा के अंदर जो खेल खिलाए जाते हैं वो मिट्टी से मिले हुए खेल होते हैं, कबड्डी खेलो, जिससे कि लोगों को, ये बच्चों को ये फील हो कि हम, भारत की मिट्टी जो है ये हमारी मिट्टी है। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। आज भी कई संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उसके बारे में डिटेल में भी बात नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं तो स्कूलों में सब जितने भी यहाँ पे अध्यापक गण हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों को मोटिवेट करें, अपने अपने गांव में, शहरों में जहां भी हो, वो शाखा जाके देखें, ज्वाइन करें, सीखें, अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का जो अवेयरनेस है वो क्रिएट करें। तो ठीक है, मैं आज अपना यहीं पे खाली बृजमोहन सैनी जी के ऊपर जो मैंने एडिशनल बोलना चाहता था मैंने बताया। और अब अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बृजमोहन सैनी जी हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, वो आपके प्रश्नों का कोई भी उत्तर होगा वो जरूर देंगे। थैंक यू सर। पूर्वेश कुमार जी एक सवाल पूछना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि सर मैं जब बचपन में शाखा जाता था तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता था और मैं गया भी हूँ बहुत दिन, लेकिन सर कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जिन लोगों से मैं कुछ मिलता हूँ तो कहते हैं कि ये जो शाखा वाले हैं, जो आरएसएस वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा कट्टरवाद फैलाते हैं और दूसरे धर्म के प्रति लोगों को गलत शिक्षा देते हैं। तो सर मैं चाहता हूं कि इस पे क्लैरिफिकेशन मिले ताकि मैं उनको बता सकूं कि ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा जी। संघ के प्रति गलत धारणा होती है कि बहुत ही कट्टर हैं और दूसरे धर्मों के प्रति बहुत कठोर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रश्न को समझने के लिए यह समझना होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू किसको मानती है। हिंदू की परिभाषा यह है कि भारत में रहने वाला वे सभी
व्यक्ति, भारत में रहने वाले वे सभी इंसान जो भारत को अपना मानते हैं, भारत देश से प्यार करते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं और इसके साथ साथ देश के हित के साथ जुड़े होते हैं, अहित से दूर रहते हैं, ऐसे सभी लोग हिंदू होते हैं। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुस्लिम समुदाय के सभी बंधु अपने बंधु हैं। अभी दिल्ली में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी परम पूज्य सरसंघ चालक जी के साथ, उनसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हम हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं, तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र को समझाते हुए कहा था कि हिंदू के साथ मुसलमान, ईसाई और अन्य धर्मावलंबी भी जिस क्षेत्र में, जिस देश में शांति से, प्रेम से रहते हो, वह हिंदू राष्ट्र है। और इससे बढ़कर ये कहा जा सकता है कि जब हम यहाँ के अन्य धर्मावलंबियों की बात करते हैं तो और निश्चित रूप से ये विचार करना पड़ेगा कि यहाँ जो लोग बाहरी आए वो तो लगभग केवल 1000-1500 लोग आए, बाकी सब यहीं के आदि निवासी थे। और यदि हम मुस्लिम और ईसाइयों को यहीं के पूर्वजों की संतान माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये बात भी छोड़ दी जाए तो कहा जा सकता है कि हम सब अपने देश और समाज से प्रेम करें तो हम सभी हिंदू कहलाएंगे। और इतना बड़ा हम एक बड़ा मन रखते हैं कि सब इस देश को अपना माने तो यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन यहाँ अपना ना मानकर दूसरे देश को अपना मानेंगे तो निश्चित रूप से ये गड़बड़ हो जाएगा। इस प्रकार विस्तृत दृष्टिकोण का संघ है। संघ बिल्कुल भी कट्टर नहीं है, कट्टरवाद है ही नहीं, क्योंकि जो हिंदू शब्द का अर्थ है वह धर्म से नहीं है, वह जीवन पद्धति से संबंध है। हिंदू शब्द का अर्थ है इस भारत में रहने वाले वे सभी लोग जो देश को चाहते हैं, अपना मानते हैं और एक अच्छी शाश्वत जीवन पद्धति को अपनाते हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी मत पंथ के हो। मत पंथ अलग है, विचारधारा अलग है, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हिंदू एक जीवन पद्धति है। इसको यदि हम समझेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा ही नहीं, संघ भी कट्टर किसी हालत में हम नहीं मानेंगे। गुड इवनिंग सर। यस सर, मेरी ये जिज्ञासा है कि आप मुझे बताएं कि आखिर राष्ट्रीय ये जो आरएसएस है इसकी आवश्यकता क्या पड़ी लोगों में, और सर ये मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत धन्यवाद, ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। इसकी स्थापना सन 1925 में और नागपुर में हुई थी। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो उसके लिए उस समय 1925 के आसपास के वातावरण को हमको समझना पड़ेगा। उस समय और जो हम हिंदू लोग हैं वो अपने आप को हिंदू कहने में शर्म महसूस करते थे। हिंदू को और बहुत तरीके से, बहुत ही विभिन्न प्रकार से सताया जाता था, उनके ऊपर कई आरोप लगाए जाते थे, कई और अत्याचार किए जाते थे। अगर हम ये कहें कि अंग्रेजों का शासन उस समय था, अंग्रेज बहुत तरीके से हिंदू समाज को बांटकर, हिंदू समाज को, इस देश को छिन्न भिन्न करके हम पर राज करते थे। और उस समय वो हमको गुलाम बनाने की स्थिति में थी। हमारा देश उस समय परतंत्र था, गुलाम था। तो स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। और जब स्वतंत्र हम हो गए तो भारत को अखंड बनाने के लिए और भारत को अच्छा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता अनुभव हुई। सर नमस्ते। मेरा सवाल जैसे ये है कि सर, जैसे अभी आपने बताया कि भारत को पहले आजाद करना और अब बाद में अखंड बनाने के लिए आरएसएस का रहा है बहुत अहम किरदार। तो आज के परिप्रेक्ष्य में सर आरएसएस की क्या भूमिका है हमारे समाज में? ये मतलब सर ने जरूर बताया कि मतलब कभी भी कोई कैलामिटी आती है, कोई डिजास्टर होता है तो हम सबसे आगे होते हैं, आरएसएस सबसे आगे होता है। बट अब उसके अलावा कोई और अहम भूमिका जो आज, या फिर कोई अहम एम लेके चलता है आरएसएस आज की डेट में इसके अलावा? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि आरएसएस व्यक्ति निर्माण करता है, मैन बिल्डिंग करता है। ऐसे व्यक्ति निर्माण करता है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर और देश और समाज की सेवा करता है।
देश और समाज की सेवा करने वाले लोग जितनी संख्या में ज्यादा होंगे उतना ही और भारत आगे निर्मित होगा, निर्माण होगा, देश विकसित होगा। और यह काम बखूबी करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध क्षेत्र, सेवा भारती है, मजदूर संघ है और विद्या भारती है, आदर्श विद्या मंदिर जो भी चलते हैं उनके माध्यम से और विभिन्न सेवा कार्य चलते हैं। गरीबों की सेवा करना, और असहाय लोगों को के साथ रहना, किसी न किसी और समस्याग्रस्त व्यक्ति को कोई ना कोई सहयोग कर रहा है, इस प्रकार के काम करके भारत देश का एक अच्छा वातावरण बनाना, इस देश को और सब सारे संसार के देशों से सिरमौर बनाना, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। और एक बात मैं कहूंगा कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए वहां का समाज जागरूक होना चाहिए, वहां का समाज नैतिक रूप से उत्थान की ओर होना चाहिए, वहां का समाज संगठित होना चाहिए। तो यह सारा काम करने के लिए ही संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चला रहा है। अगर आप नित्य चलने वाली, रोजाना चलने वाली शाखा में जाएंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर वहां प्रत्यक्ष में आपको मिल जाएगा। सर, मैं क्लास 7 का एक बच्चा हूँ सर, मैं कैसे आरएसएस ज्वाइन करूँ? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आसपास में जहां शाखा लग रही है वहां चले जाइए, ज्वाइन करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। वहां भगवा ध्वज को प्रणाम कीजिए और छोटे छोटे बालकों में आराम से मस्ती के साथ खेलिए। वहां पर आरएसएस ज्वाइन हो जाएगा और आपको आनंद आएगा। आप जब शाखा से वापस आएंगे तो भोजन भी अच्छा करेंगे और घर पर एक अच्छे बालक, अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सभी को मेरा प्रणाम। नमस्कार जी, मेरा सवाल नहीं है, मेरे मन में एक विचार आ रहा है या सुझाव कह लें जी। मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस को थोड़ा सा जन चेतना या अपना प्रचार करना चाहिए। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि किसी शहर में शाखा लगती है तो जो जुड़े हुए हैं, जिन्हें मालूम है वो जुड़े रहते हैं, और एक बड़ी आबादी को पता भी नहीं रहता कि ऐसी कोई संस्था है, इसकी शाखा लग रही है। तो थोड़ा सा, या इसको थोड़े से यदि दूसरे शब्दों में कहें तो आजकल प्रचार का तड़क भड़क का जमाना है, मतलब लोगों को पता तो चले। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये मेरा एक सुझाव है कि थोड़ा सा आरएसएस को प्रचार की तरफ भी या सदस्य बनाने के लिए सतत प्रयास दिखने चाहिए। बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने और मुझे बहुत ही रोमांचित कर दिया आपके सुझाव ने। बहुत अच्छा सुझाव है। इसके लिए एक थोड़ा सा संघ का आधार समझना पड़ेगा। संघ का काम मैन टू मैन कांटेक्ट, व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर चलता है। पहले तो वास्तव में संघ कोई प्रचार करता ही नहीं था, लेकिन वर्तमान में जैसे आपकी भावना है, संघ का प्रचार भी होना चाहिए। इसके लिए एक प्रचार विभाग बना हुआ है, वह प्रचार विभाग ये काम करता है और मोटे रूप से जानकारी देने का प्रयत्न करता है। और वास्तव में जब ज्यादा प्रचार होता है तो निर्माण नहीं होता, लेकिन आज जमाना बहुत ही प्रचार का आ गया है, इसलिए आपका जो सुझाव है वास्तव में मुझे सिरोधार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा प्रश्न ये था कि सर सन 1800 तक हमारी राष्ट्रीय चेतना जो थी सर, वो अपने मतलब उत्कृष्टता पर थी सर। और सर उस समय भक्ति मूवमेंट में सर वल्लभाचार्य जी के होने के कारण तो सर पूरे संपूर्ण भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान तक में वो सर भक्ति मूवमेंट अपने चरम पर था। तो सर ऐसा क्या हुआ सर इस समय दौरान के सर अंतराल में कि हमने जो हमारी चेतना जो हमने 500 वर्ष संघर्ष करके हमने प्राप्त करी थी और हमने पूरा सर उसको कवर किया था, तो हमने उसको एकदम से खो दिया। बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। संतों ने भक्ति आंदोलन के अंतर्गत इस देश और समाज को जगाया, इसीलिए ये समाज जिंदा रहा। ये आपका बहुत अच्छा विषय है। लेकिन अब वर्तमान में हमने अपने आप को खो दिया। इसका कारण ये रहा कि हम असंगठित रहे, हम अपने आप को भूल गए। हमारा जो गौरवशाली इतिहास था
उस गौरवशाली इतिहास को हम विस्मृत कर दिए। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा कि जैसे एक सिंह का बच्चा भेड़ों में चला जाए और भेड़ों के साथ बहुत दिन रहने पर वो मेमे करे, तो वह शरीर से तो बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसके पास में कोई बड़ा शेर आता है और उसकी गर्दन पकड़कर वो पानी के तालाब के पास ले जाता है और कहता है कि देख पगले, तू भेड़ नहीं है, तू और शेर की संतान है, तू और मेरे जैसा ही लगता है। इस प्रकार जब आत्मस्मरण करवा दिया जाता है तो पुनर्जागृत होता है, उसका विश्वास जागृत होता है, उसकी विल पावर जागृत होती है और वह स्वयं देश और समाज को जगाने के लिए तैयार होता है। इस अतः हम और अपने आप को जगाएं, अपना स्वयं का गौरवशाली इतिहास पढ़ें, हम दूसरे पर नहीं देखें। हमारा गौरवशाली इतिहास इतना महान था कि संसार उसका अनुकरण कर सकता है। हम आत्म विस्मृति में नहीं रहे, आत्मस्मरण में रहें और संघ जैसी निरपेक्ष संस्थाओं से, सेवाभावी संस्थाओं से यदि हम जुड़ेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम जागृत होंगे और फिर से हमारे देश का और विकास सुनिश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, हम अपने स्कूल में आरएसएस के बारे में कुछ नहीं ज्ञान दे सकते हैं क्या, किताब सब में? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। क्योंकि सर हमारे बच्चे कुछ उसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, केवल शाहजहां और औरंगजेब के बारे में समझ रहे हैं। इतिहास में हमारा आरएसएस के कुछ जगह नहीं है हमारे यहाँ। आप अध्यापक हैं क्या? नहीं सर, हम किसान हैं एक सर। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, और किसान को मेरा प्रणाम है और मैं आपके विश्वास के लिए ऐसा कह सकता हूँ कि नागपुर के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। बाकी सारे देश के विश्वविद्यालयों में या स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जा रहा, या आप सही कह रहे हैं। लेकिन यदि वहां पढ़ाने वाला अध्यापक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानता है और वह निर्भीक होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानकारी देता है तो वह निश्चित रूप से दे सकता है। और यह तो मैंने पहले ही बताया कि संघ की प्रेरणा से चलने वाले जो आदर्श विद्या मंदिर हैं, उन आदर्श विद्या मंदिरों में संघ की जानकारी दी जाती है। और अपने अध्यापक बंधु को यह गर्व होना चाहिए कि यदि मैं आरएसएस की जानकारी देता हूं तो भारत का एक अच्छा नागरिक बनूंगा, देशभक्त बनूंगा और अपने विद्यार्थियों को भी देशभक्त और अच्छा नागरिक बनाऊंगा। इस स्वाभिमान के साथ यदि अध्यापक, प्रधान अध्यापक, कॉलेज के प्रोफेसर से ये सब शिक्षा का काम करेंगे तो निश्चित रूप से अंत तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जानकारी पहुंच जाएगी। अंत तक मतलब बिल्कुल दूर दराज सरकार भी मजबूती ला दे तो अच्छा होगा। सरकार अगर इसमें योजना कुछ किताब छाप दे अपना तरफ से तो इसमें मजबूती आ जाएगी, छापेगी। हम इसी प्रकार जागरूक रह के खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से छापेगी। जी सर, धन्यवाद। सभी महानुभावों को नमस्कार। नमस्कार। ब्रिजमोहन जी, मेरे एक तो सुझाव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पूर्व के 20 साल, जिसमें एक तो केरल का मोपला मूवमेंट था और एक 1919 का खिलाफत आंदोलन, जिनसे क्षुब्ध हो गए हेगड़ेवाल जी ने कांग्रेस छोड़ी, उसके संदर्भ में आप थोड़ा बताएं। निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कहते हैं। खिलाफत आंदोलन जब चला तो उससे क्षुब्ध होकर न केवल और डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ी, वरन उसको मिटाने के लिए भी बहुत सारा प्रयत्न इन्होंने किया। जहां तक मोपला आंदोलन की बात है, मोपला आंदोलन में भी संघ के स्वयंसेवकों ने काफी और हिंदू समाज के लोगों की सहायता की प्रत्यक्ष में, जैसा अभी और डालमिया जी बता रहे थे। वे और संघ के स्वयंसेवक अपने बलिदान देने तक के प्रयत्न भी उन्होंने किए मोपला आंदोलन में। और जो खिलाफत आंदोलन का जब बिंदु देखा उन्होंने कि यह तो केवल और जो खलीफा है उसको, उसका समर्थन करने के लिए यहाँ के मुस्लिम बंधु और ये आंदोलन कर रहे हैं, तो इस आंदोलन की जानकारी संघ के कार्यकर्ताओं ने, संघ के लोगों ने गांधी जी को भी दी।
लेकिन उस समय ये बात बनी नहीं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर भारत निर्माण करने के लिए, भारत के लोगों को संस्कारित करने के लिए, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना करने का विचार किया और उन्होंने कर दिया। सब क्वेश्चन तो हो गए हैं, लास्ट में आपसे गीत गाने सुनने की इच्छा थी। हाँ, संघ की शाखा में कैसे गीत गाए जाते हैं और क्या भावना होती है, ऐसा एक देशभक्ति गीत की और 2 अंतरे सुनाता हूँ जी। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। यही भाव शाखाओं में सिखाया जाता है। वंदे मातरम। मैं श्री रघुहरी डालमिया जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना अंतिम उद्बोधन दे और इस सेशन को हम यहाँ पे खत्म करें सर। थैंक यू। मैं दोबारा से ब्रिजमोहन जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो आज हमारे साथ जुड़े और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उन्होंने आज हम सबको बताया। तो दोस्तों, ये कड़ी आज हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगली कड़ी 17 जनवरी शाम 4:30 उस दिन हम लोग सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे। सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे और वो भुवन लाल जी एक हिस्टोरियन हैं, उन्होंने बहुत इतिहास के बारे में कुछ किताबें भी लिखी हैं। वो सरदार पटेल के बारे में बात करेंगे और वो कोशिश ये करेंगे कि वो बच्चों के लेवल पे आके और सरदार पटेल के बारे में बात करें, जिससे कि बच्चों को थोड़ी सी रुचि होगी। हमारी ये सारी की सारी कड़ी इतिहास की, ये वो इतिहास है जो कभी भी हमें पढ़ाया नहीं जाता और इसलिए मैंने इसका नाम शुरू किया है भारत का अनकहा इतिहास। और ये अनकहा इतिहास अगर हम सीखेंगे तो हमारे मन में भारत के प्रति एक गौरव हमारे मन में आएगा, हमारे भारत के प्रति एक गौरव डेवलप होगा। तो याद रखना, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारे देश की जिम्मेदारी हर नागरिक के ऊपर है, हर व्यक्ति के ऊपर है। केवल हम बोलें सरकार के ऊपर है देश की जिम्मेदारी, तो नहीं है। हर नागरिक को देश की उत्थान की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा देश मेरी जिम्मेदारी, हमारा देश हम सब की जिम्मेदारी, हर नागरिक की जिम्मेदारी। तो ये हमको बस ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा ये भारत उत्थान का अभियान है और इस अभियान में हम सबको जुड़ना होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा डालमिया जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। 2 हफ्ते बाद 17 तारीख को शाम को हम लोग दोबारा मिलेंगे सरदार पटेल के बारे में। जय हिंद दोस्तों।